तुम्हें क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? पास वाला आदमी तुरंत बोला, आई एम सॉरी, मुझे अचानक कुछ खुश कर देने वाली बात याद आ गई। मेरी वाइफ ने ट्विंस को जन्म दिया है। तुम दोनों फिर हंस रहे हो? अब क्या हुआ? हमें भी अचानक कुछ हैप्पी याद आ गया। लेकिन चिंता मत करो, हम प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, यूजुअली नहीं हंसते। अरे टीम लीडर, तुम्हारे होंठों का कर्व थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? टैनयांग सिटी की जमीन पर अपनी जर्नी जारी रखते हुए लिंजलुओ इस अनजान जगह पर कदम रखता है। जैंगलैंग जी की आवाज दर्द से भर जाती है। वो लाल आंखों से स्टाफ की तरफ देखता है। कन्फर्म्ड, जिस इंसान के हाथ पैर और सिर नहीं है वही बुयान टैन आइलैंड सिटी का सिटी लॉर्ड और उसकी सबॉर्डिनेट्स हैं। सारे स्टाफ शॉक्ड हो जाते हैं। वे तुरंत दो लोगों को आदेश देते हैं कि सुपरवाइजर को खबर करो, कुछ बड़ा हुआ है। लाशों की हालत देखकर साफ लगता है कि यह हंटिंग कॉप्स का काम है। जैंगलैंग जी पूरी घटना को भावुक होकर डिटेल में बयान करता है। पूरा माहौल कुछ पलों के लिए गहरी उदासी में डूब जाता है। हमारे बुयान सिटी लॉर्ड ने बैटलफील्ड पर बहादुरी से बलिदान दिया है। कुछ देर बाद डायरेक्टर मेडिकल टीम के साथ पहुंचता है और सबसे पहले सिटी लॉर्ड बुयान के शरीर की जांच करता है। रेस्क्यू की कोई संभावना न पाकर वो खड़े होकर लिंजिलू और सभी लोगों से माफी मांगता है। इस घटना की वजह से वे लिंजिलुओं का वेलकम सेरेमनी नहीं कर सके, तो इसलिए उन्होंने उन्हें आराम करने के लिए ले जाने का फैसला किया। स्क्वायर से गुजरते हुए सूजेशांग बताते हैं कि एम्परर जियुआन टैनमू स्टार के पहले एसएस ग्लास एनहांसर और न्यू एरा के पायनियर थे। अगर वो कुछ साल और जिंदा रहते तो टैनमू स्टार अभी इस हालत में ना होता। लिंजिलुओं ने गौर से देखा, वो सच में रिस्पेक्ट के लायक इंसान था। फिर सूजीशांग की गाइड में लिंजिलुओं ने जुआन फेयुए का घर टियानयांग सिटी में विरासत में ले लिया। यहाँ एल्डर्स और सिटी लॉर्ड्स की स्ट्रिक्ट रैंकिंग होती है और सब अलग अलग रहते हैं। जैसे ही लिंजिलू अंदर जाने वाला था, सूजीशांग ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि एलिमेंटल कल्टीवेशन का मामला असल में टैंग सिटी में रखा जाने वाला था, लेकिन क्योंकि लिंजिलू सेक्लूजन में था, इसलिए बाकी सिटी लॉर्ड्स को टियानयांग सिटी बुलाया गया है और वे अब सभी यहाँ मौजूद हैं। अब एक और बात है, रेडिकल फैक्शन का लीडर इंसानों के 3 एसएस ग्लास एल्डर्स में से एक एल्डर ली लिंजिलुओ से मिलना चाहता है। लिंजिलुओ ने ठुड्डी सहलाकर सोचा, लगता है एलिमेंटल कल्टीवेशन वाला मसला सूजीशांग की प्रमोशन की वजह से काफी फैल गया है। अब जुयोजियान का मोमेंट आने वाला है, पर एल्डरली उससे क्यों मिलना चाहते हैं ये साफ नहीं है। उसने सूजीशांग को झुककर सलाम किया और पहले एल्डर ली से मिलने की तैयारी की और सूजीशांग से कहा कि वो बाकी सिटी लॉर्ड्स का स्वागत कर ले और बाद में वो उनके लिए अलग से व्यवस्था करेगा। ये सुनकर सूजीशांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। टूटे हुए हाथ की वजह से बाकी सिटी लॉर्ड्स ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। अब एलिमेंटल टेक्निक से उन्हें पहले ही जवाब देने का ये शानदार मौका है। ये लिंजिलुओ था जो छाया में खड़े घोस्ट चाइल्ड को आदेश दे रहा था, सूलाओ जी के पीछे रहना और उन्हें कंट्रोल में रखना। फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गए। कुछ मिनट बाद लिंजिलुओ को एक विशाल एल्डर्स टावर ले जाया गया जो बादलों को छूने जितना ऊंचा था। इस एल्डर्स टावर में 3 टावर थे और सिर्फ टैनमुइंग के 3 एसएस ग्लास सदस्य ही एल्डर्स बनने के योग्य थे। रेडिकल फैक्शन का लीडर एल्डरली बीच वाले टावर में रहता था। लिंजिलुओ टावर में घुसने ही वाले थे कि एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया। बिना अपॉइंटमेंट और बिना आइडेंटिफिकेशन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लिंजिलुओ अभी अभी नए सिटी लॉर्ड बने थे, इसलिए उनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। गाइड ने बार बार समझाया कि बस ये वेरीफाई कर लीजिए कि लिंजिलुओ को एल्डर ली ने बुलाया है, लेकिन वो गार्ड सुनने को तैयार ही नहीं था। वही बार बार कहता रहा कि वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता और लिंजिलुओ की जानकारी वेरीफाई नहीं कर सकता। तभी एक फीमेल सेक्रेटरी ने गार्ड को साइड किया और माफ़ी मांगी। बोली, सिटी लॉर्ड लिंजिलुओ के गार्ड्स को सिचुएशन पता नहीं थी, मैं उनसे माफ़ी मंगवा दूंगी। लेकिन लिंजिलुओ ने शांत आवाज़ में कहा, उसने सही किया है, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। उनकी इस अचानक कही बात से सेक्रेटरी के चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। उसके दिल में सिटी लॉर्ड लिन पहले से ही पावरफुल, यंग और एलिगेंट थे। उसने आदर से झुककर लिंजिलुओ को सलाम किया। हाई स्पीड एलिवेटर और कई टर्न्स के बाद सेक्रेटरी एक दरवाजे के सामने रुकी और सम्मान से बोली, सर, टियांग सिटी के सिटी लॉर्ड आ गए हैं। अंदर से बूढ़ी भारी आवाज आई, उसे अंदर भेजो। लिंजिलुओ की छिपी हुई ताकत आखिरकार सामने आ ही गई। ये बात अब छुप नहीं सकते थे। सेक्रेटरी ने दरवाजा खोलते हुए चोरी छिपे लिंजिलुओ को देखा, मानो ये जानना चाहती हो कि एसएस ग्लास रेडिएशन क्रीचर को मारने वाला ये आदमी सच में 3 सिर और 6 हाथ वाला राक्षस है या नहीं। लिंजिलुओ बड़े खुले मीटिंग रूम में दाखिल हुए। सामने सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ग्रे बाल, पुराना चेहरा, पर आंखें तलवार जैसी तेज। कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। जैसे ही लिंजिलुओ अंदर आए, एक साथ 11 औराज उन पर छोड़ी गई। आसपास की कुर्सियां दबाव से हल्की हल्की हिल गई।
लिंजिलुओ ने सोचा भी नहीं था कि एल्डर ली की ऑरा इतनी तगड़ी होगी, चाहे तो उन्हें मार भी सकता था। फिर भी लिंजिलुओ बिल्कुल बिना हिचकिचाहट सोफे पर जाकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ड्यूअल एसएस ग्लास रेडिएशन क्रीचर को मारने वाले सिटी लॉर्ड लिन वाकई कमाल हो। एल्डर ली ने खुद लिंजिलुओ के लिए चाय डाली। अगर कोई आउटसाइडर ये देख ले तो हैरान रह जाए, एल्डर ली ने आज तक किसी के लिए चाय नहीं डाली थी। लिंजिलुओ ने प्याला उठाया। चाय में भरी एनर्जी एस क्लास एनहांसर जितनी शक्तिशाली थी। ट्राई करो, ये बहुत कीमती चीज़ है। एल्डरली मुस्कुराया। लिंजिलुओ ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के एक ही घूंट में पूरा प्याला खाली कर दिया। एनर्जी बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ गई। डिंग। चेकिंग प्लेयर लिंजिलुओ। कंज्यूम्ड तानू हार्ट टी। ऑल एट्रीब्यूट्स +3। एक हल्का एनर्जी फ्लैक्चुएशन उठा। लिंजिलुओ की बेसिक एट्रीब्यूट्स 200 के पार निकल गई और वो एस क्लास में आगे बढ़ गए। एक घूंट में एक पूरा लेवल अप। ये एनर्जी एल्डरली की तेज नज़र से बच नहीं सकी। उसने तुरंत पूछा, सिटी लॉर्ड लिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अभी एस क्लास में ही ब्रेक थ्रू किए हो, लेकिन जब आप कमरे में आए थे मैंने आपकी ऑरा टॉप एस क्लास के बराबर महसूस की थी। आप तो डबल एस क्लास की दहलीज पर हो। मैंने ये कीमती एनर्जी इसलिए दी थी क्योंकि आपने 2 लेवल्स ऊपर जाकर एसएस क्लास रेडिएशन क्रीचर को मार दिया। ये ताकत आखिर कैसे काम करती है? लिंजिलुओ को पता था कि एट्रीब्यूट बढ़ने की एनर्जी एल्डरली से छुपना नामुमकिन है। उन्होंने टेबल पर रखे आधे बचे स्पिरिट टी की ओर देखा। एल्डरली फौरन समझ गए। अरे तुम तो बड़े चालाक निकले, ये तो मेरे पूरे साल की बचत है, लेकिन अब बताओ ये ताकत कैसे मिलती है? लिंजिलुओ ने हंसकर कहा, मैंने मास्टर सू को सब बता दिया है, अब तो बस रिवॉर्ड लेने आया हूँ। उन्होंने स्पिरिट टी उठाई और खुद को और चाय डाल ली। जब भेड़ को ऊन उतारना हो तो पूरा ही उतारते हैं। फिर उन्होंने बताया, ये एलिमेंट मैनिपुलेशन है, पर लेवल से ऊपर जाकर दुश्मन को मारने के लिए एलिमेंटल स्किल्स भी सीखना पड़ता है। एल्डरली बोले, लेवल एस उम्र 20 में ही बहुत बड़ा कमाल है, और तुम तो 2 लेवल ऊपर जाकर भी दुश्मन को आसानी से मार देते हो। ये तो 100 साल में एक बार पैदा होने वाला जीनियस है। लिंजिलुओ ने एनर्जी स्पिरिट टी अपने पास खींची और हथेली में लाइटनिंग शक्ति कंडेंस करना शुरू किया। पहले हल्की पेपा जैसी आवाज, फिर धीरे धीरे पूरा लाइटनिंग का गोला। एल्डरली बहुत उत्सुक था। ये क्षमता उनके कल्टीवेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। कंजम्पशन कम, पावर 10 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी मून लेवल वाले ओडॉल को मारने के लिए काफी नहीं। ये सुनकर लिंजिलुओ मुस्कुराए। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर लाइटनिंग बॉल में भरनी शुरू कर दी और अपनी समझ के आधार पर उसमें बदलाव किए। एक ज्यादा पावरफुल एलिमेंटल एक्सप्लोसिव बॉल बन गया। जब एल्डर ली ने इतना बड़ा लाइटनिंग बॉल देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने पूछा कि ये टेक्निक उनकी एनर्जी वाली टेक्निक के मुकाबले कितनी मुश्किल है। लिन जे लुआ का ऑपरेशन बिल्कुल किसी आर्ट वर्क जैसा लग रहा था। वो बोला, लो आ गया, लो आ गया। लिन जे लुआ ने हाथ मोड़ा और बोला, फिश बेट लेने वाली है। फिर उसने तुरंत कहा, मुश्किल नहीं है, बस मटेरियल एक्सचेंज चाहिए। एल्डरली का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने लिन जे लुआ को घूरा, उसका हाथ पकड़ा और बोले, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें पकड़कर पूछताछ कर लूं? लिन जे लुआ मुस्कुराया और बोला, डर? बिल्कुल नहीं। उसकी एक्सप्रेशन में जरा भी हॉस्टिलिटी नहीं थी। वो दुश्मन दोस्त पहचानने में कभी गलत नहीं होता था। एल्डर ली ने हाथ छोड़ दिया और फिर काम अंदाज में लौट आए। उन्होंने कहा, ह्यूमैनिटी के पास अगर तुम्हारे जैसा जीनियस है तो हम जल्द सरफेस पर वापस लौटेंगे। लिन जे लुआ ने लेमन टी का एक घूंट पिया और कप रीफिल कर लिया। एल्डरली बोले, युवा आदमी, मुझे लगता है तुम जल्द ही मेरी सीट पर बैठोगे। लिन जे लुआ ने एनर्जी स्पिरिट टी की तरफ देखा। उसकी सारी एट्रीब्यूट्स 2 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। उसने एक और कप खत्म कर दिया। वो बोला, 1 महीना भी नहीं लगेगा। नहीं, 1-2 साल भी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं अभी यंग हूं और मेरे पास आपकी जैसी प्रेस्टीज नहीं है। मुझे कई साल लगेंगे। एल्डरली बोले, कमीने, इतनी झूठी ह्यूमिलिटी मत दिखाओ। अब एल्डरली पूरी तरह उस पर भरोसा कर चुके थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि लिन जे लुआ एल्डर्स की पोजीशन बिल्कुल नहीं चाहता था। वो बस उनके सामने हम्बल दिखने की मजबूरी में था। असल में 1 महीना भी ज्यादा था। स्पिरिट टी खत्म करके वो खड़ा हो गया। उसने कहा, एल्डरली, आपको एलिमेंटल कल्टीवेशन की समझ तो मिल गई, अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। उसके जाते ही एल्डरली केन टेक कर कुछ कदम आगे आए। उन्होंने कहा, ये लड़का कितना चालाक है। देर हो रही है या स्पिरिट टी खत्म कर चुका है? बाहर निकलकर लिन जे लुआ ने स्पिरिट टी से मिले गेन्स कैलकुलेट किए। टोटल 10 पॉइंट्स इंक्रीज इन ऑल एट्रीब्यूट्स।
ये 3 लेवल से भी ज्यादा था। उसने सोचा, ये बोनस तो कमाल है। एल्डर ली कितने अच्छे आदमी हैं। लाइटनिंग स्किल के बदले एल्डर्स की सालों की एंगर भी दे दी। वो निकल ही रहा था कि एल्डर ली ने आवाज दी, अनट्रेंड सिटी लॉर्ड वाला काम तुमने बहुत अच्छा किया। कोई ट्रेस नहीं छोड़ा और कंजर्वेटिव फैक्शन को भी कमजोर कर दिया। शानदार। लिन जेलुआ मन में बोला, ये बूढ़ा मेरी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर मानने का तो सवाल नहीं। वो शांत आवाज में बोला, एल्डरली, ऐसी बातें मत कीजिए। सिटी लॉर्ड अंचवेन की मौत से मैं भी दुखी हूं। उसके जाते ही एल्डरली फिर काम एक्सप्रेशन में लौट आए। वो बेहद सतर्क और शार्प थे। कोई भी उनसे एविडेंस नहीं निकाल सकता था। कहते हैं, मुश्किल समय में हीरोज पैदा होते हैं, और ऐसे समय में ये हेवन सेंट टैलेंट आया था। एल्डर्स टावर से बाहर आकर लिन जेलुआ ने स्पिरिट लिंक से वैंग के बिजनेस को कांटेक्ट किया। उसने देखा सू जीशांग 5 सिटी लॉर्ड से हाथ मिला रहा है। उनके चेहरे बुरी तरह सूजे हुए थे। पहले कई लोग सू जीशांग की बुद्धि का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें बदला लेने का मौका मिला था। वो बोला, दांत नहीं तोड़े, ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और तुम हंस रहे हो? मुझे तो 1 हाथ वाली औरत की स्टैचू आर्टवर्क के नाम पर दी थी। अब तुम्हारे चेहरे भी आर्टवर्क बन गए हैं। वो एक्साइटेड होकर बोला और राहत की सांस ली। तभी लाशान सिटी लॉर्ड ने मेज पटक कर कहा, मानता हूं तुम्हारी विंड एलिमेंट में स्किल है, लेकिन जब मैं इसे मास्टर कर लूंगा तो तुम्हें फिर जमीन पर पटक दूंगा। सू जीशांग ने पोमीग्रेनेट जूस पिया और बोला, जोक मत मारो, एलिमेंटल स्किल सीखना चाहते हो? पैसे हैं? नैंग सिटी लॉर्ड बोला, इस बार सारी बचत लेकर आया हूं, बस तुम्हें फिर हराने के लिए। वो जरा भी परेशान नहीं था। ब्रदर ली और मैं करीब हैं। एलिमेंटल स्किल्स महंगी होती हैं, शायद तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़े। एक्स्ट्रा? चलेगा। 5 की टोटल रिसोर्सेज मिलकर अगर एलिमेंटल स्किल नहीं खरीद पाए तो मैं नाम बदल लूं। वे सब तैयारी कर रहे थे। लिन जेलुआ ने बाहर से सब सुना और फिर अंदर आया। उसे सीन देखकर खुशी हुई। सू जीशांग जैसा पॉन इतना डेडिकेटेड होगा उसने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 1 बॉटल इंस्टेंट स्ट्रेंथनिंग पोशन देकर ही इतना वफादार। उसने सोचा, जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं तो वो इन 5 को क्यों ना हार्वेस्ट करे। वो बोला, 5 सिटी लॉर्ड्स की रिसोर्सेज मिलकर एलिमेंटल स्किल क्यों नहीं खरीद सकती? उसकी आवाज में गहराई थी। 5 सिटी लॉर्ड्स ने पहली बार वो समझ रहे थे कि मास्टर सू कोई बूढ़ा साधु होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन मौलिक कौशलों का निर्माता इतना युवा होगा। वेलकम के बहाने वो खड़ा हुआ और असल में लिन जियोलो के पास से चलता हुआ निकल गया। लेट मी जस्ट से एवरीथिंग इज सेटल्ड। लिन जियोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फ्रेंस टेबल तक चला गया। आई एम श्योर आप सिटी लॉर्ड सब रूल समझते हैं। मटेरियल्स और एनहांसमेंट पोशंस तैयार रखो। मैं एलिमेंट मैनिपुलेशन और स्किल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे सिखाऊंगा। कुछ समय बाद लिन जियोलो के होम में लिन जियोलो अपने बॉस वाले चेयर पर बैठकर एनहांसमेंट पोशंस को देख रहा था। उसके सामने वो सिटी लॉर्ड्स थे जो पेमेंट के ऑर्डर में सीखने आए थे। प्रीवियस सिटी लॉर्ड, आपकी दी हुई एनहांसमेंट पोशन सीन सिर्फ यहीं तक सीखने को कवर करती है। बाकी मटेरियल्स मेरे ट्रेनिंग सिटी में कब पहुंचेंगे? वो 10 डेज के अंदर जरूर आ जाएंगे। सिटी लॉर्ड, मुझे अभी भी उस एलिमेंट इन्फ्यूज्ड वेपन का ऑपरेशन समझ नहीं आया। क्या आप फिर से समझा सकते हैं? ओह सॉरी प्रीवियस सिटी लॉर्ड, मैं भी अभी भूल गया। इसलिए प्रीवियस सिटी लॉर्ड, मटेरियल्स आने पर 10 डेज बाद वापस आना। सू जीशांग तुरंत अगले पर्सन को भेजने लगा। नेक्स्ट लॉर्ड एरी, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कुछ समय बाद लिन जियोलो फिर बोला, सिटी लॉर्ड सान, आपके एनहांसमेंट पोशन सिर्फ यहीं तक सीखने को इनफ है। मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, राइट? डोंट वरी सिटी लॉर्ड लिन जियोलो, मटेरियल्स टैंक सिटी में 5 डेज के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। 5 डेज बाद फिर मिलते हैं। लिन जियोलो ने सिटी लॉर्ड के बेटे को जल्दी में जाते देखा और सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया। ये सारे बड़े चालाक ओल्ड फॉक्सेस हैं। पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहता है। आजकल डेथ्स लेना आसान नहीं है। ये वो वेल्थ है जिसकी चाह पूरे तानमो स्टार पर है। लिन जियोलो इसका आधा बेधिंग में और आधा वैंग को पीने देता है। अभी कुछ देर पहले उसने अपनी सेल्फ क्रिएटेड एलिमेंटल स्किल से आधे तानमो स्टार की कल्टीवेशन रिसोर्सेज लूट ली। आखिरी सिटी लॉर्ड को भेजकर लिन जियोलो सोफे पर बैठा और संतोष की सांस ली। अब देखता हूं कितने मटेरियल्स हैं। सू जीशांग ने लिन जियोलो के हाथ में उस सुंदर बैग को घूरा। ये 7 सिटी लॉर्ड्स की पूरी वेल्थ है। इनमें 2 न्यूट्रल सिटी लॉर्ड्स चोरी छुपे आए और एक कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड भी रिस्क अवॉइड करने के लिए बाद में चोरी छुपे आएगा। टोटल में मटेरियल्स छोड़कर 15 एस ग्रेड एनहांसमेंट पोशंस और 27 ए ग्रेड एनहांसमेंट पोशंस है। ब्रदर लिन जियोलो, अब मेरा हिस्सा देने का टाइम आ गया है। सू जीशांग जो पूरा दिन बिजी रहा वो आराम भी नहीं कर रहा था, बस इसी मोमेंट का इंतजार था। लिन जियोलो ने बिना कंजूसी के सिटी लॉर्ड के हिसाब से 8 ए ग्रेड एनहांसमेंट
पोशंस तुरंत दे दिए। 7 सिटी लॉर्ड्स के लिए 8 बॉटल्स सीधा निकाल दी। एक्स्ट्रा बॉटल को आज इतने लोगों को जमा करने की कीमत माना गया। सूजी जान का पुराना फेस खुशियों से चमक उठा। इतने पोशन से वो 2 टॉप टियर ए ग्रेड एनहांसर या थोड़ी किस्मत रही तो एक एस ग्रेड एनहांसर भी बना सकता है। वो पोशन ट्रेड किया जो वो खुद यूज भी नहीं कर सकता था। सूजी जांग तो पूरा फायदा अपने लिए निकाल रहा था। एकदम श्योर विन। ब्रदर सू, आगे भी ज्यादा बेनिफिट्स आए तो शेयर करेंगे। ओ माय, सूजी शांग एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट लार टपका देता। बड़े ध्यान से वो एनहांसमेंट पोशंस अपने छोटे कंटेनर में रख रहा था। लिंजी लो ने सारे पोशंस बस ऐसे ही पेल-मेल फेंक दिए। आप बहुत केयरफुल हो। रखने के बाद लिंजी लो ने उन्हें जोर से हिलाया और क्लैटरिंग साउंड निकाला। ओ माय ब्रदर लिंजी लो, मत हिलाओ, मेरा दिल नहीं संभलेगा। यंग लोग डेली चीजों के भाव नहीं जानते। लिंजी लो के इतने बड़े बेनिफिट्स के नीचे वो दिल से उसके लिए लॉयल था, इसलिए उसने प्यार से समझाया, ब्रदर लिंजियो, ये एनहांसमेंट पोशंस एल्डर लेवल तक को लालच दिला सकती हैं। बेनिफिट इनफ हो तो एसएस लेवल स्ट्रेंथ वाला भी फिसल जाए। सूजी शांग ये ओल्ड फॉक्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखकर समझा रहा था। इट्स ओके, मैं आज रात इन्हें बेदिंग में यूज करूंगा। पर दिल में वो सोच रहा था कोई ट्रबल ढूंढे, क्वेस्ट ट्रिगर हो, ये तो अच्छा है। ओहो, सूजी शांग अपना दिल बचाने के लिए वहां और नहीं रुक सका और बोला, मैं कुछ और सिटी लॉर्ड से कांटेक्ट कर लेता हूं। देन ब्रदर सू, आपने मेहनत की। जैसे ही सूजी शांग गया, वैंग की फिगर अचानक लिंजी लो के पीछे आ गई। उसने हाफ एनहांसमेंट पोशंस निकाल लिए। ये एनहांसमेंट पोशन शुगर वाटर से भी कमजोर है। ये सारे तुम्हें देता हूँ वैंग, अच्छा कल्टीवेट करो, मैं रिट्रीट में जा रहा हूँ। वैंग ने सारे पोशंस ऐसे पिए जैसे ड्रिंक हो। जाहिर है सूजी शांगी कभी नहीं देख सकता, क्योंकि लिंजी लो तो इन्हें बेदिंग के लिए यूज करता है। आराम से उसने स्टोरेज स्पेस से एक और बॉटल निकाली। किसने कहा बेदिंग कल्टीवेशन नहीं है? कंफर्ट लेवल कम है। एक बॉटल का कलर येलो नहीं तो 10 और एस ग्रेड जोड़ दो। जोड़कर लिंजियो ने कहा, अब परफेक्ट कंफर्टेबल है। डिंग, प्लेयर लिंजिलो डिटेक्ट हो गया जो एस ग्रेड एनहांसमेंट पोशंस एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी बॉडी एट्रीब्यूट्स में हर एक एट्रीब्यूट में एक एक पॉइंट की इंक्रीज आ गई। डिंग, एनहांसमेंट पोशन का अब्जॉर्प्शन और तेज हो गया। वो पीले रंग वाले लिक्विड में बेदिंग कर रहा था। ये जो लिक्विड ऐड किया गया था वो ऐसा लिक्विड था जिसे देखकर दुनिया के टॉप प्लेयर्स पागल हो जाएंगे। डिंग, 5 बार लगातार ऑल एट्रीब्यूट इंक्रीज की आवाज सुनने के बाद पानी का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा, लेकिन उसके लिए फायदेमंद बहुत हुआ। इंस्टेंस में 10 दिनों से ज्यादा रहने के दौरान उसके ऑल एट्रीब्यूट्स में 30 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़ चुके थे। आम लोगों को ऐसा करने के लिए 10 से भी ज्यादा बार लेवल अप करना पड़ता। अगर रियल वर्ल्ड के प्लेयर्स को यह बात पता चल जाए तो वो जल जल कर पागल हो जाएंगे। फिर उसने वैंग को एनहांसमेंट पोशंस पीते हुए देखा। वो सच में सिप सिप करके बहुत थोड़ा थोड़ा पी रहा था। लिंजिलो हल्का सा हंसा, इतना प्रेशियस समझ रहा है, इसे पूरा भी नहीं पी रहा। फिर उसने वैंग को एक और बॉटल पकड़ाई, बस पी लो, आगे ये सब बहुत क्वांटिटी में मिलने वाला है। ये सुनकर वैंग ने बिना हिचकिचाए पीना शुरू कर दिया। सो जाओ, कल सिटी लॉर्ड्स की मीटिंग है और लीड एक्टर मैं हूं। फिर उसने वैंग को भी जल्दी सोने को कहा। अगली सुबह लिंजुलियो अपनी प्रीसेट अलार्म की आवाज से उठा। एक और सनी दिन। उसे महसूस हुआ कि आज उसका सिर कल जितना हैवी नहीं है, क्योंकि उसने कल रात 10 बॉटल्स ईस्ट टाइप स्ट्रेंथनिंग फ्लूइड अब्सॉर्ब किए थे और अब साइड इफेक्ट्स कम हो रहे थे। लिंजिलो ने तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ के उठा, बल्कि उसने अपने दिल में चुपचाप सुपर सरप्राइज बोला। अचानक ही एक छोटा सा कलरफुल शील्ड उसके हाथ में हवा में तैरते हुए आ गया। एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड, फैंटेसी वर्ल्ड का स्पेशल आइटम। इसकी एबिलिटी ये थी कि ये फिजिकल डैमेज को 100% तक ब्लॉक कर सकता था। 100%? ये देख सुनकर लिंजिलो को ये बहुत पसंद आया। उसके मन में थोड़ा दुख भी आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे सिर्फ पुराने स्लीपर्स, सॉक्स और स्मेली मॉप्स जैसे बेकार आइटम्स ही मिल रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ठगी का शिकार हो गया है, लेकिन आज लगता है कि किस्मत बदल गई है। लिंजिलो बहुत खुश हो गया। उसने घोस्ट हेड को आवाज दी जो पहले से जगा हुआ था। चलो, जब तक लक अच्छा है, देखते हैं सिटी लॉर्ड्स कॉन्फ्रेंस कैसी होती है। टिएनयांग सिटी सेंटर, सिटीज अलायंस का हेडक्वार्टर्स, 3 एल्डर टावर्स से घिरा हुआ। जैसे ही लिंजुलो एंट्रेंस पर पहुंचा, 2 लोगों ने हाथ से जेस्चर करते हुए उसे वेलकम किया। इन कुछ ही दिनों में लिंजुलो का नाम पूरे टिएनयांग सिटी में फैल गया था। हॉल के अंदर जाते ही लिंजुलो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अटेंडीज लगभग 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे, जिनमें रेडिकल्स सबसे ज्यादा नंबर्स में थे। लगता है ये सिटी लॉर्ड कॉन्फ्रेंस मेरी सोच से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी किसी ने बुलाया। जैसे ही सूजी शांग
की आवाज आई, उसके आसपास खड़े लोग, जिनमें वो लोग भी थे जिन्हें कल हार्वेस्ट किया गया था, सब समझ गए कि ये वही फेमस ली सिटी लॉर्ड है, एलिमेंटल कल्टीवेशन मेथड का क्रिएटर। एक सिटी लॉर्ड उसकी तरफ आना चाहता था, लेकिन 2 रेडिकल्स ने जानबूझकर उसे रोक दिया। लिंजी लो ने सिर हिलाया। घोस्ट चाइल्ड, लगता है हम बैटलफील्ड में आ गए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अचानक किसी ने जोर से कहा, कल वाले स्किल्स बहुत जबरदस्त थे, हमें और स्किल्स सिखाओ। फिर 2 लोग और बोल पड़े, जैसे सब प्री प्लान्ड हो। हाँ, ली सिटी लॉर्ड, आप जहां भी जाते हो हीरो की तरह, तारों की तरह सराउंडेड रहते हो, क्योंकि एलिमेंटल कल्टीवेशन मेथड दुनिया में अकेले उसी ने समझा था। फिर लिंजी लो ने डाओइस्ट हॉल के सिटी लॉर्ड से कहा, रूल क्लियर है, सप्लाईज देने के बाद ही मैं स्किल सिखाऊंगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसके बाद सूजी शांग उन्हें एक सिक्लूडेड कमरे में ले गया। सूजी शांग की इंट्रोडक्शन के बाद लिंजी लो को पता चला कि इस बदलाव के बाद 28 में से सिर्फ 21 अंडरग्राउंड सिटीज बची हैं। 20 सिटी लॉर्ड्स में से 8 रेडिकल्स हैं और बाकी 12 कंजर्वेटिव्स और मॉडरेट्स में बराबर बटे हुए हैं। मिसिंग सिटी लॉर्ड वही है टैन आइलैंड सिटी का सिटी लॉर्ड, जिसका जिक्र एम्परर मैडमैन अक्सर करता है। इस सिटी लॉर्ड्स कॉन्फ्रेंस का असली मकसद, जैसा कि एल्डर ली ने कल लिंजी लो को बताया था, ज़ॉम्बी रायट्स और रेडिएशन क्रीचर्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तय करना और सिटीज के बीच की इंटरनल फाइट्स को खत्म करना था। अभी के नंबर्स देखकर रेडिकल्स को एब्सोल्यूट एडवांटेज था, बस मर्सनरी ग्रुप और मॉडरेट्स चुप रहें और जो कोई भी ट्रबल मचाएगा लिंजी लो से पीट पीट के सीधा कर देगा। सूजी शांग डर गया और जल्दी से बोला, ये सिटी लॉर्ड्स कॉन्फ्रेंस है, यहाँ गड़बड़ मत करना। लिंजी लो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स, मुझे अपनी लिमिट्स पता हैं। फिर 2 कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड्स दूर से लिंजी लो की तरफ आते हुए दिखाई दिए। एक ने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हुए थे और दूसरे के कपड़े लैंजन सूट जैसे थे। सूजी शांग के चेहरे पर अम्यूजमेंट आया। आपके पुराने सिटी लॉर्ड साथी आ गए हैं। इनमें एक था टियानबोंग सिटी का सिटी लॉर्ड, जो हमेशा क्लेम करते थे कि स्ट्रेंथनिंग पोशंस, अंडरग्राउंड सिटी क्लोथ्स और फेस्टिवल्स सब उनके इन्वेंशन है और वो अपने आप को यूनिवर्स का ओरिजिन मानते हैं। परिचय होने पर लिंजी लो समझ गया, ओह, ये वही हैं। टैन आइलैंड सिटी के लोग वैसे भी अपने अजीब कल्चर और अलग थिंकिंग के लिए फेमस है, लेकिन टैनबोंग सिटी को पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, यूनिकली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। उनकी नज़र में दूसरे शहरों में फैलने वाले कपड़ों के स्टाइल, ट्रेडिशंस, सेलिब्रिटीज और मशहूर लोगों में भी हमारे ही जीन्स और कल्चर का हिस्सा मौजूद है। फेस्टिवल्स की शुरुआत भी हमसे ही हुई और वही आपकी सिटीज तक पहुंची। इसी वक्त कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड, जो हमेशा बहुत सख्त और रिजर्व था, अचानक हिम्मत दिखाते हुए लिंजी लुओ के पास आया, जो रेडिकल ग्रुप के साथ खड़े थे। लिंजी लुओ, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। उस वक्त तुम्हें मजबूरी में भेजना पड़ा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम फैमिली हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। असल में अगर एल्डर बाई ने रिक्वेस्ट ना की होती तो वो यहाँ आता ही नहीं। लिंजी लुओ समझ गए। अच्छा, इसलिए इंस्टेंस में पहली बार आते ही मैं टैनबोंग सिटी के इतने करीब था। ये सब तुम ही थे? तो बताओ मैं क्यों समझूं? बैरो को ये बात चुभी, लेकिन एल्डर बाई के आदेश याद करके उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट निकाली। लिंजी लुओ, तियानहोंग सिटी तुम्हारा असली घर है। अगर तुम वापस आना चाहो, मैं तुम्हें सिटी लॉर्ड की पोजीशन दे दूंगा। ये सुनकर रेडिकल फैक्शन की सूजसांग घबरा गई। तियानहोंग सिटी अंडरग्राउंड सिटीज में तीसरी सबसे बड़ी सिटी थी। इतना बड़ा ऑफर? क्या लिंजी लुओ कंजर्वेटिव्स के साथ चला जाएगा? लिंजी लुओ की आंखें चमकी। सच में? टैनबोंग सिटी मेरी है, तो अभी अपने लोग भेजो। टैनबोंग सिटी के सारे सिविलियंस को ऑर्गेनाइज करो, उनका पूरा सामान तैयार करवाओ और उन्हें तुरंत मेरी टैंक सिटी शिफ्ट करवाओ। वो पूरे कॉन्फिडेंस में बोले, मैं अपने ही प्रॉफिट से ल्योर किया जा रहा हूँ। मैं अभी जाकर सिटी लॉर्ड का हैंडओवर का ऑर्डर देता हूँ। ये बस स्वागत सेरेमनी है। रुको, टैंक सिटी? बैरो को अब समझ आया कि लिंजी लुओ उसे बेवकूफ बना रहे थे। तभी पूर्देसेंग, जो हमेशा सुपीरियॉरिटी दिखाता था, बोला, लिंजी लुओ, मत भूलो तुमने टैनबैंग क्लैन की एक्सीलेंट ब्लड लाइन का फायदा उठाया है, तभी तुम साइट पर पहुंचे हो। अगर तुम जिद पर अड़े और सुधरे नहीं तो मैं तुम्हें हमारी टैनबैंग क्लैन की लिनिएज से निकाल दूंगा और तुम जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन अगर तुम कंजर्वेटिव फैक्शन में शामिल हो जाओ तो मैं सारे पुराने मामले माफ कर दूंगा और तुम्हें हमारे महान टैनबैंग क्लैन में वापस आने दूंगा। लिंजी लुओ हक्के बक्के रह गए। वाह, इतनी हाइट लेकर तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी नसों में तुम्हारा ब्लड लाइन है? ये क्या जगह है जहां नीचे गिरकर चीजें ऊपर उछलकर वापस आ जाती हैं? अगर मैं सच में तुम्हारी फैमिली ट्री में होता तो जिंदगी भर पछताता। पूर्देसेंग चिल्लाया, यूल रिग्रेट दिस। लिंजी लुओ, तुम सिर्फ इसलिए ऊंचे उठे हो क्योंकि तुमने हमारे टैनबैंग क्लैन के सुपीरियर जीन्स पाए हैं और तुम मानने से डरते हो। लिंजी लुओ उसे घूरकर बोले, ये बातें तब कहना जब ताकत हो,
अभी तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता क्योंकि सोच रहा हूं किस तरफ से हमला करूं जिससे मुझे खुद से घिन ना आए। लिन जिलुओ की जाते ही पुडेसेंग ने इशारा किया, अगर बैरन इसे काबू नहीं कर पाया तो इसे मारना पड़ेगा। एक आदमी एक अजीब कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसने जांच की। लगभग हर व्यक्ति की एट्रीब्यूट 249 तक पहुंची हुई थी। कोई भी एक शहर का अकेला मास्टर नहीं था। 3 चीफ एल्डर्स के आने के बाद कुल 32 लोग थे। सबसे कमजोर भी टॉप टियर एस क्लास था। ये सिटी अलायंस की सबसे हाई लेवल मीटिंग थी। तीनों एल्डर्स ने मेज पर एक सील्ड डॉक्यूमेंट रखा। वर्तमान स्थितियां बाहर दिखाई देने से कहीं अधिक खतरनाक है। सभी को समझ आ गया कि असली न्यूज दबाई गई थी। ये डॉक्यूमेंट कंजर्वेटिव एल्डर बाई के हाथ में रेडिएशन क्रिएचर्स और मानव शक्ति कम होने से जुड़ा एसएसएस लेवल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। पहला रिकॉर्ड कहता है, वर्तमान रेडिएशन क्रिएटर्स के पास 2 एसएसएस लेवल बीइंग्स हैं। कमरे में हलचल मच गई क्योंकि एक एसएसएस लेवल रेडिएशन क्रिएटर या ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कम से कम 2 एसएसएस लेवल फाइटर्स चाहिए होते हैं। पहला एसएसएस लेवल क्रिएचर था अर्थ डीमन यानी धरती का दानव। दूसरा था हाल ही में इवॉल्व होकर एसएसएस लेवल बनने वाला ज़ॉम्बी शेपू। ये वही शेपू था जो पहले इंसानी रैंक्स में एल्डर पांग चैंग था। संक्रमित होते वक्त वो एसएस लेवल पर था। सालों पहले एक मिशन के दौरान वो विशाल ज़ॉम्बी वेव में फंस गया। 10 घंटे लड़ने के बाद वो रेडिएशन की अधिकता से गिर गया और एसएस लेवल ज़ॉम्बी बन गया। अब वो एसएसएस लेवल तक पहुंच चुका है। शेपू की मौजूदगी से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज भड़क उठे। ताज़ा युद्ध उसी ने शुरू कराए। अब उसने अर्थ डीमन के साथ मिलकर पीक ट्रीटी तोड़ने का फैसला किया है। पीक ट्रीटी जो कई साल पहले मानवता के अकेले एसएसएस लेवल वॉरियर कंग वांग और अर्थ डीमन के बीच हुआ था, कहता था कि एसएस या उससे ऊपर के मानव योद्धा एसएसएस लेवल क्रिएचर्स पर हमला नहीं करेंगे जब तक मैं अंडरग्राउंड सिटी पर आक्रमण ना करें। पर अब ज़ॉम्बीज के पास एब्सोल्यूट ताकत है। रेडिएशन क्रिएचर्स की तरह नहीं, हाई लेवल ज़ॉम्बीज लोअर लेवल ज़ॉम्बीज को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मानवता की संभावना और भी कम हो गई है। इसलिए एसएसएस लेवल ज़ॉम्बी शेपू को तुरंत मारना अनिवार्य है। एसएस लेवल को छोड़कर अभी मानवता के पास 3 एसएस लेवल फाइटर्स हैं। रेडिएशन क्रीचर्स के पास 4 और ज़ॉम्बीज के पास 1। मानवता के पास 33 टॉप टियर एस लेवल फाइटर्स, रेडिएशन क्रीचर्स के पास 34 और ज़ॉम्बीज के पास 14 हैं। इसी समय कॉन्जर्वेटिव एल्डर बाई तुलना करते हुए बोला, क्या हमें अभी भी बेकार के बलिदान करने चाहिए? हमें। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, एल्डर ली ने उसे रोक दिया। बस एल्डर बाई, नतीजा आने से पहले दूसरों की सोच पर असर मत डालो। सिटी मास्टर्स को अपनी राय रखने दो। डिंग डोंग। सिटी मास्टर मीटिंग खत्म होने से ठीक पहले लिन जिलो के सामने एक टेम्पररी टास्क, ब्रेक द कंजर्वेटिव फैक्शन स्ट्रैटेजी। डिंग डोंग। टास्क एक्टिवेटेड। डेडलाइन 4 आवर्स। तभी एंटी कंजर्वेटिव एल्डर, जो अब तक चुप था, बोला, सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, फाइट या डिफेंड। फाइट मतलब सरफेस के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू करना। डिफेंड मतलब कमजोर सिटीज छोड़कर ताकत को कुछ बड़ी सिटीज में इकट्ठा करना, ज्योग्राफी का एडवांटेज लेकर डिफेंस करना। और नॉन कॉम्बैटेंट्स अंडरग्राउंड सिटी को और गहराई में बिल्ड करते रहे। सभी सिटी मास्टर्स के बोलने के बाद वोटिंग शुरू हुई। नॉन सिटी मास्टर्स 1 वोट, सिटी मास्टर्स 2 वोट, एल्डर्स 3 वोट। तभी एक कॉन्जर्वेटिव सिटी मास्टर बोला, 20 साल पहले कांग होंग की हरकतों ने अर्थ डीमन को पुश किया था, जिसे पीक ट्रीटी बनाना पड़ा था। क्या हम इस बार फिर नया ट्रीटी साइन कर सकते हैं? ये सुनते ही तेज तर्रार सूज़े शांग खड़े हो गए। तुम मजाक कर रहे हो? कांग हांग तब अपने पीक पर था। अर्थ डीमन को पीछे धकेलने के बाद वो बीमारियों से जूझता रहा। रेडिएशन क्रीचर्स की रिकवरी एबिलिटी सबने देखी है। वो अब फिर फुल स्ट्रेंथ में होंगे। ये अनइक्वल ट्रीटी वो खुद ही इसे तोड़ने ही वाले हैं। तुम्हें लगता है शेपू और वो एसएसएस लेवल क्रीचर हमसे फिर अग्रीमेंट साइन करेंगे? आज हम 1 सिटी दे देंगे, कल 2 और धीरे धीरे सारी ह्यूमन सिटीज खत्म। ट्रीटी साइन करते रहोगे तो मानव ताकत खुद ही कम हो जाएगी। ऐसा गजब प्लान कौन बनाता है? क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो? लोगों को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? तभी एक जोड़ी हाथ उठे ध्यान खींचने के लिए। लोग अच्छी बातें सुन रहे थे, पर लिन जिलो चुप रहे, सही मौका ढूंढ रहे थे। ये पूरी मानवता की किस्मत तय करने वाली महान बैठक थी। इसी समय टियांगबैंग सिटी का पूदे सांग खड़ा हुआ। उसने गला साफ किया और बोलने की कोशिश की, लेकिन भारी बहस और उसकी हाइट उसके बगल वाले इंसान जैसी होने से कोई उसे देख ही नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद शर्मिंदा पूदे सांग ने मेज पर जोर से हाथ मारा, धड़ाम, और सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ। लोग सोच रहे थे, ये कौन मूर्ख है? पूदे सांग ने सोचा, सब मुझे देख रहे हैं। वो खुश होकर लीडर जैसा पोज बनाकर बोला,
सब लोग बोझ और हाथों पर झगड़ा मत करो, चाहे बोझ हो या हैंड्स, जरूरत ताकत की ही है। लोगों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पूरा बेवकूफ हो। बात में गलती नहीं थी, पर क्या ये बोलना जरूरी था? सबकी झुंझलाहट बढ़ रही थी कि पूदे सांग ने अपनी बड़ी स्ट्रैटेजी पेश की। सुना है कि लिन जिलियो टियांगयांग सिटी का सिटी लॉर्ड एक सीक्रेट एलिमेंटल कल्टीवेशन टेक्निक जानता है। अगर वो टेक्निक पब्लिक कर दी जाए और हर मदर स्टार इंसान को सीखने दी जाए तो रेडिएशन, बो वेपन्स और जॉम्बीज के खिलाफ मानवता की जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। शायद क्राइसिस ही खत्म हो जाए। कुछ लोगों ने सहमति में सिर भी हिलाया। पूदे सांग भीतर ही भीतर खुश होने लगा। मैं जीनियस हूं। लेकिन उसने तुरंत फिर मूर्खता कर दी। सीधी बात करूं तो लिन जिलो, ये एलिमेंटल कल्टीवेशन मेथड असल में हमारी टियांगबैंग क्लैन ने हजारों साल रिसर्च करके बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से खो गया। अब मैं तुम्हें इसे पब्लिक करने की अनुमति देता हूं। टियांगबैंग क्लैन मानवता के भले के लिए तैयार है। अचानक 30 से ज्यादा जबरदस्त नजरों ने लिन जिलो पर हमला किया। सबसे कमजोर नजर भी टॉप टियर एस रैंक की। हर कोई एक सिटी का लॉर्ड या हजारों लोगों का लीडर। नॉर्मल इंसान डर के मारे कांप जाए। कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर यह प्रस्ताव इतना टेम्पटिंग था कि सबका ध्यान उसी पर गया। लेकिन फिर एक अदृश्य डर ने पूरे हॉल को जकड़ लिया। सबके दिल अचानक कस गए। ये वही डर था जो अंतहीन अंधकार, टाइम इल्यूजन्स और हजारों बार की मेंटल फोर्जिंग से पैदा हुआ था। पूदे सांग ने डरते डरते सलाइवा निगला। ये क्या हो रहा है? उसने हिम्मत जुटाकर इस डर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह असफल रहा। वो पछता गया। न्यूट्रल पार्टी के फैनजैंगला ने तुरंत इस वाइब को महसूस कर लिया। ये ऑरा तो डबल एस रैंक जैसा लग रहा है। डबल एस रैंक होने के बावजूद उसे मौत का डर महसूस हुआ। वो तुरंत खड़ा हुआ और उसके सबसे पास बैठे सिटी लॉर्ड तक कांप गए। लिन जिलुओ बिना किसी एक्सप्रेशन के स्पेस से एक नया पेयर ग्लव्स निकालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। 17 कदम। हर कदम जैसे सीधे पाक दांग की ओर दबाव डाल रहा हो। ये मोमेंटम तीनों एल्डर्स के सामने दिखाए गए मोमेंटम से भी ज्यादा डरावना था। नहीं, ये तो पूरा मॉन्स्टर था। पाक दांग डर से कांप रहा था, होंठ थरथरा रहे थे। तुम क्या करने वाले हो? ये सिटी लॉर्ड कॉन्फ्रेंस है, तीनों एल्डर्स देख रहे हैं, तुम हिम्मत करोगे? सूजी शांग के चेहरे पर भी पसीना आने लगा। लिन जिलुओ का किलिंग इंटेंट? क्या वो सच में किसी को मारने वाले हैं? लिन जिलुओ पास आकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम सोचते हो मैं क्या करने वाला हूं? फिर एक तेज साफ चांटा। हवा में ग्लव की आफ्टर इमेज चमकी और पाक दांग के दाएं गाल पर जोरदार स्लैप पड़ा। तो कैसा लगा? मेरा इशारा अभी भी साफ नहीं? पूरा हॉल स्टन था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठियोन सिटी का सिटी लॉर्ड पूरे सिटी लॉर्ड कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे सिटी लॉर्ड को थप्पड़ मार देगा। पाक दांग जो हमेशा खुद को सुपीरियर समझता था, उसके लिए इंसल्ट मर जाने से भी बदतर था। लिन जिलुओ ने दूसरी तरफ का हाथ उठाया। अच्छा, अब साफ बता देता हूं, मैं तुम्हें मार रहा हूं। उसने काला ग्लव पहना और अगले ही सेकंड पूरे हॉल के दिल धक से रुक गए। सभी के सामने, सिटी लॉर्ड्स कॉन्फ्रेंस में, सभी की आंखों के सामने, लिन जिलुओ ने चोम्बैंग सिटी के सिटी लॉर्ड पाक दांग को सुअर का सिर बना दिया। पाक दांग को पहले तो समझ ही नहीं आया कि गाल क्यों जल रहा है। तुमने मुझे मारा? ठ्योम्बैंग क्लैन के लिए ये इंसल्ट मौत से भी बदतर है। बाकी सिटी लॉर्ड्स इतने घबराए बैठे थे कि हिल भी नहीं रहे थे। पाक दांग खुद को बेहद अपमानित महसूस करके उछल पड़ा। मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन एक और काला स्लैप। उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। वो पीछे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी 249 फिजिक मोटी थी, स्किन काफी मोटी, लेकिन 190 स्ट्रेंथ से वो लिन जिलुओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। और याद रहे, बिना एनहांसमेंट के भी लिन जिलुओ एडोर को मार सकते थे। अब स्ट्रेंथनिंग लिक्विड से उनके सभी एट्रीब्यूट्स में 30-30 पॉइंट्स बढ़ चुके थे। कुल मिलाकर 120 पॉइंट्स का राक्षसी बूस्ट। पाक दांग ने मौका पाकर कमर से एक डैगर निकाला और गुस्से में भरा गोला बनकर फिर उन पर झपटा। लिन जिलुओ ने फुर्ती से उसका डैगर लात मारकर उड़ा दिया। फिर एक जोरदार नी स्ट्राइक। तुम्हारी ये कमर? मुझे मारने आए हो? ऊपर से मॉरल हाई ग्राउंड लेकर ब्लैकमेल कर रहे हो? कोइंसिडेंस है? तुम कहते थे सब थैनबैंग का है, तो ये चांटा भी थैनबैंग का ही है। अब वापस ले लो। पाक दांग की मोटी स्किन होते हुए भी 10 से ज्यादा स्लैप्स के बाद वो पूरा पिट चुका था। उसके गाल फूलकर सिर्फ एक छोटा सा फिनिक्स जैसा रह गया। स्पीड भी साथ नहीं दे रही थी। वो लिन जिलुओ का डिफेंस भी नहीं तोड़ पा रहा था। अचानक वो हवा में उछला, जैसे कोई घूमता हुआ लट्टू। गलती, मैं गलत था। जमीन पर गिरते ही वो जल्दी से माफी मांगने लगा। तभी एक कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड बोला, बस करो सिटी लॉर्ड, ये सिटी लॉर्ड कॉन्फ्रेंस है। लिन जिलुओ ने उसकी तरफ देखा। अगर एक शब्द और बोला तो मैं भी मारूंगा।
उनकी मोमेंटम इतनी भारी थी कि 2 कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड्स अपनी कुर्सियों को पहियों पर घसीटकर दूर जा बैठे, सीधे सरेंडर मोड में। तभी कंजर्वेटिव SS रैंक एल्डर खड़ा हो गया। बस, बहुत हो गया। लिंजी लुओ, अगर तुमने कॉन्फ्रेंस का ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लिंजी लुओ ने फिर पाक दांग को एक स्लैप मारा, फिर एल्डर बाई की तरफ घूरते हुए बोले, क्या तुम भी मरना चाहते हो? ये सुनकर पूरा हॉल फट पड़ा। किसी के पास शब्द नहीं थे। एक सिटी लॉर्ड को सबके सामने सुअर बना दिया और अब एल्डर को धमका रहे हैं। सब डर से जम गए। लिंजी लुओ, तुम इतना बड़ा गेम खेल रहे हो? उन्होंने सीधे सिटी लॉर्ड को कूटा और कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। एल्डर को भी मारने की तैयारी थी। सबकी नजरों के सामने लिंजी लुओ ने तैनबंग सिटी लॉर्ड को छोड़कर अपनी 9 डिपार्चर ब्लेड निकाल ली। उससे उठती आग और बिजली का संगम बेहद चमकदार था। एल्डर बाई इस नज़ारे को देख शर्म और गुस्से से भर गया। एक चमक के साथ वो सीधे लिंजी लुओ के सामने आ खड़ा हुआ। आसपास के सारे सिटी लॉर्ड्स दोनों तरफ हट गए क्योंकि एल्डर बाई के इस हल्के से हमले की ताकत SS लेवल के बराबर थी। एल्डर बाई के दिल में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन तभी लिंजी लुओ ने उकसाते हुए हाथ आगे बढ़ा गया। एल्डर बाई गुस्से से फट पड़ा। सिटी लॉर्ड को पब्लिकली इंसल्ट करना एक बात है, लेकिन एल्डर्स पर भी उंगली उठाना? बच्चे, मौत ढूंढ रहे हो? एक विशाल सुनहरा दाएं हाथ का मुक्का उनके एनर्जी से बना और सीधा लिंजी लुओ के सिर की तरफ उड़ गया। इतनी ताकत के सामने भी लिंजी लुओ जरा भी नहीं डरे, बस शांत खड़े रहे। फिर तलवार उठाकर बोले, मौत तो तुम मांग रहे हो। जिश! तलवार हवा चीरते ही उस सुनहरे मुक्के को बीच से वो हिस्सों में काट गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एल्डर बाई की डरी हुई आंखों के सामने तलवार की शक्ति रुकी नहीं, बल्कि और तेज और घातक हो गई। उसी वक्त पीछे से 2 हाथों ने एल्डर बाई को कंधों से धक्का दिया। एल्डर ली आगे दौड़ते हुए चिल्लाया, खड़े क्यों हो? तुम लोग एल्डर बाई को मरते देखना चाहते हो? जल्दी मदद करो। कई कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड्स ने एनर्जी बॉल्स बनाकर अपने एल्डर की मदद के लिए हमला किया, पर हालात खतरनाक थे। प्लॉप प्लॉप प्लॉप, गोले ऐसे डूब गए जैसे समंदर में कंकड़, एक हल्की रिपल भी नहीं बनी। एल्डर बाई अब सच में डर गया था। अभी तक तो बड़ा बनकर भाषण दे रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये असंभव है। घबराकर उसने सारी एनर्जी आगे ढाल में इकट्ठी कर ली, लेकिन सबके स्टन्ड नजरों के सामने क्रैक! एल्डर बाई कई मीटर उछले, पीछे की विशाल दीवार में छेद बनाकर जाकर अटक गए। एक बार फिर पूरा हॉल शांत हो गया। पहले सब चौंके थे लिंजी लुओ की हरकत से, इस बार उनकी शक्ति से। एल्डर बाई को लगा उसकी जिंदगी ही नकली है। इतना ताकतवर युवा कैसे? ये हमला लिंजी लुओ का एपिक 91 स्लैश था, जिसमें 9 फोर्स रिबाउंड, फायर इम्प्रिंट, लाइटनिंग इम्प्रिंट और सारी एनर्जी मिलकर सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य अटैक बना चुके थे। पास खड़े कंजर्वेटिव सिटी लॉर्ड्स ने शील्ड्स खड़ी कर ली। वो शुक्र मना रहे थे कि वक्त रहते पीछे हट गए, जरा सा भी रुकते तो हाथ पैर वहीं छूट जाते। डिंग! टेम्पररी टास्क कंप्लीटेड, कंजर्वेटिव अलायंस ब्रेक, रिवॉर्ड 200 XP पॉइंट्स। एल्डर ली भी दंग था। कल तक तो वो खुद ही लिंजी लुओ को उकसा रहा था कि सिटी लॉर्ड्स मीटिंग में थोड़ा हंगामा मचाए। आज तो ये हालत कि एक हल्की स्ट्राइक में एल्डर उड़ गया। ये रात भर में इतना मजबूत कैसे हो गया? या SS लेवल वाकई इतने कमजोर है? उधर लिंजी लुओ तलवार पकड़े अकड़ कर खड़े थे, कूल दिखने के लिए नहीं। 91 स्लैश के बाद उनका बॉडी स्टिफ हो गया था। टाइमर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन देखने में परफेक्ट लग रहा था। दूसरी तरफ पाक डैंग, जो पिट कर सूजा हुआ फीनिक्स बन चुका था, अपनी सूजी आंखों से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। आवाज से लोकेशन पकड़कर वो दीवार में धंसे एल्डर बाई तक रेंगता हुआ पहुंच गया और चिल्लाया, लिंजी लुओ, तुमने मुझे ऑफेंड किया था। देखो, अब दीवार में अटके पड़े हो। अगर मैं होता तो यहीं मर जाना चाहता। वो अपने ही सूजे चेहरे पर हंस रहा था। तभी एक जोरदार स्लैप फिर उसके चेहरे पर। थपा! वो उड़ गया। अरे, कौन मार रहा है मुझे? पीछे से आवाज, इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं अभी यहीं हूँ। पाक डैंग रोने लगा। एल्डर बाई, दीवार में अटके आप हो। एल्डर बाई, जो अभी अभी खुद को दीवार से निकाल कर आया था, ये सुनकर इतना गुस्सा हुआ कि मुंह से सीधा टमाटर जैसा खून निकल आया। मरना है क्या पू द सॉन्ग? मुझे चिढ़ा रहे हो? पू द सॉन्ग डरकर बार बार माफी मांगने लगा। नहीं, एल्डर बाई, लिंजी लुओ ने मेरी आंखें बंद कर दी, इसलिए गलत बोल दिया। एल्डर बाई डिसअपॉइंटेड, अशेम्ड और घायल सीधे जाकर एक सीट पर बैठ गए। उसने लिंजी लुओ को देखा। ये लड़का मुसीबत तो दे रहा है, पर ताकत असाधारण है। अब योजना में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंजी लुओ कमरे के बीच में खड़े बोले, और कौन है जिसे मुझे रूल्स सिखाने हैं या कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलानी है? मेरी और कोई अच्छाई नहीं, मैं बहुत छोटा दिल रखता हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात पक्की है, अगर मुझे चिढ़ाओगे तो इस दुनिया में जीना पछता दोगे। उनकी काम आवाज में ऐसा सच था कि हर कोई मान गया। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने एक SS लेवल एल्डर को एक बार में काट डाला। फिर वो झटके से पूदे सॉन्ग को खींच कर ले गए।
तुम मुझे मॉरल प्रेशर दोगे? मुझे? पूदा सॉन्ग रोता हुआ, लिंजुलवो छोड़ दो, हम एक ही तियानबांग ट्राइब के हैं, मुझसे गलती हो गई। अगर ये आखिरी लाइन ना बोलता तो लिंजुलवो उसे यहीं मार देते। ठीक है, अपॉलॉजी मान ली, लेकिन मुझे प्रोवोक करने का नतीजा दो ही होते हैं, या तो तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें मारूं। और भीड़ स्टंड, हर कोई देख रहा था। लिंजुलुओ ने सच में तियानबांग सिटी लॉर्ड को मार डाला। लिनजिलुओ की पीठ को देखते हुए एल्डर बाय घबरा गया। अभी उस आदमी ने क्या मतलब निकाला? पाक देश सॉन्ग को मार दिया, अब अगला मैं हूं क्या? एल्डर लिन ने उसकी घबराहट पहचान ली। एल्डर बाय, जब तक तुम मानवता के लिए काम कर रहे हो तुम हमारे ही हो। तुम मुझे धमका रहे हो? एल्डर बाय ने सख्त बनने की कोशिश की, लेकिन तभी लिनजिलुओ उसके ठीक सामने प्रकट हुए। धमकी नहीं है, बस याद दिला रहा हूं। इतना कहकर वो मुड़े और बोले, माफ कीजिए, थोड़ा समय ले लिया, अब मेयर की मीटिंग जारी रखें। जैसे ही वो बैठा, एक नया क्वेस्ट प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। प्लेयर याजी हैज कंप्लीटेड हिडन क्वेस्ट, पनिश पार्क डॉक्सोल, डिस्गस्टिंग कैरेक्टर रिमूव्ड फ्रॉम टैमस्टार, रिवॉर्ड 3 बॉटल्स STR स्ट्रेंथनिंग फ्लूइड। वो घिनौना था पर रिवॉर्ड सबको पसंद आता था। रिवॉर्ड लेते हुए लिनजिलुओ ने सिस्टम से पूछा, कोई और हिडन क्वेस्ट्स है? ऐसे घिनौने लोगों को फिर से पीटने का मन है। मेयर को पीटने पर पनिशमेंट नहीं, उल्टा रिवॉर्ड मिला। अब हिडन क्वेस्ट्स ढूंढने की उसकी भूख और बढ़ गई। एक कॉन्जर्वेटिव मेयर खड़ा हुआ। लिनजिलुओ जितने शक्तिशाली हों, एक इंसान की ताकत रेडिएशन ज़ॉम्बी आर्मी के सामने कुछ नहीं। बीते सालों में शक्तिशाली SS भी अंत में ज़ॉम्बी बनकर 3S तक इवॉल्व हुए हैं। उनकी ताकत मदद नहीं करती, उल्टा और नुकसान करती है। ज्यादा शक्तिशाली लोग सबसे खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि वो अंत में अपने ही लोगों को मारकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। आप कैसे ऐसे पर भरोसा करके लड़ाई शुरू कर सकते हैं? वो नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन हर शब्द सीधे लिनजिलुओ पर था। उसकी बात पूरी होने से पहले धड़ाम, लिनजिलुओ ने मेज पर मुक्का मारा और खड़े हो गए। पर पहले उन्होंने उसकी बात को स्वीकार किया। सही कहा, मैंने पार्क डैंग को मारकर मानवता की रणनीतिक स्थिति कम कर दी। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि पार्क डैंग वो 2 टॉप S क्लास ज़ॉम्बीज को रोक सकता था, तो उसे मारकर मैंने वो खाली जगह खुद भर दी, ठीक? मेयर पर इतना दबाव पड़ा कि पसीना छलक गया और पैर कांपे और वो बैठ गया। खड़े रहा तो चांटा पड़ने का डर था। फिर लिनजिलुओ सोचते हुए बोले, लेकिन लगता है मैं पूरी बात नहीं कह पाया। मेरी ताकत से 6 टॉप S क्लास ज़ॉम्बीज भी संभाले जा सकते हैं। कमरा सन हो गया। मेयर सु जिशांग घबराकर खड़े हो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। एल्डर ली भी बोल पड़ा, मेयर सु की सुनो, तुम नहीं जानते 3S क्लास ज़ॉम्बी कितने खतरनाक होते हैं। मैं और बाई दोनों मिलकर भी शिपू को नहीं रोक सकते, ऊपर से रेडिएशन पोल्यूशन जो हमें कमजोर कर देगा और दुश्मन को मजबूत। ये सच था, पर लिनजिलुओ हंस पड़े। एल्डरली, क्या मैं डरता हुआ लग रहा हूँ? मैं सरफेस पर इतना चला हूँ, कभी कंटेमिनेट हुआ, कभी ज़ॉम्बी बना? वो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गए। तो एल्डरली, इन बातों की चिंता मत करो, बस ये बताओ, एक 3S क्लास ज़ॉम्बी इक्वल्स टू 6 टॉप S क्लास के बराबर है। हाँ बिल्कुल। ईमानदारी से सब उसके जवाब से बचे हुए थे। कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां मौजूद किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। अंत में एल्डरली ने कहा, अगला विषय वोटिंग। वोटिंग के नतीजे जल्दी आ गए और एल्डर फैन के टैसिट अप्रूवल से कॉन्जर्वेटर्स भी रेडिकल्स के साथ खड़े हो गए। ऑफेंसिव वोट्स डिफेंसिव से दोगुने निकले। मीटिंग का निष्कर्ष, पूर्ण आक्रमण, फुल ऑफेंसिव। एल्डरली ने मेज पर मुक्का मारा। आज से सभी सिटीज फुल अलर्ट पर जाएंगे। अलायंस के संकेत पर फुल स्केल काउंटर अटैक शुरू होगा। अगला, अपॉइंटमेंट्स। थियान लायन चैंग, द सिटी लॉर्ड। एल्डरली की घोषणा के साथ लिनजिलुओ ने अपना क्वेस्ट इंटरफेस खोला। फाइनल बैटल डंजन क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका था। एपिक लेवल फैक्शन क्वेस्ट, रिवॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से और रिवॉर्ड्स बेहद उदार। टियान के आदेश पर लिनजिलुओ सैनिक की तरह खड़े हुए, सीधे पुराने देवदार वृक्ष की तरह। मैं SSS ग्लास ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ने वाला क्वेस्ट स्वीकार करना चाहता हूँ। एल्डरली ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये मीनिंगफुल है? मास्क के पीछे लिनजिलुओ हल्का सा मुस्कुराए। एल्डरली का डिसाइसिव टोन बताता था कि सब पहले से प्लान्ड था, शायद अंडरग्राउंड सिटीज के बनने के समय से ही। कोई दिक्कत नहीं है, मिशन पूरा करने की गारंटी। सिस्टम टेक्स्ट बदल गया। द फाइनल बैटल ऑफिशियली बिगिंस। मानव जाति संकट में थी, उनकी असली बुद्धिमत्ता जाग उठी थी। उसी समय दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई दी और उसने एक विशाल शेर का सिर कमरे में फेंका। वो था वही SS ग्लास, अर्थ डिवावरिंग मैडमैन। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति, टैमस्टार का सबसे शक्तिशाली वॉरियर, कॉन्ग वोंग। इसी दौरान तीनों एल्डर्स बेचैनी से कैंग वोंग से पूछने लगे कि उसकी शक्ति क्या अब पूरी तरह रिकवर हो गई है। कैंग वोंग ने शांत आवाज में कहा, मैं अभी अभी अर्थ डिवावरिंग पागलों से निपट कर आया हूँ, बस रास्ते में था इसलिए निपटा दिया। अर्थ डेविल से लड़ना ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं, लेकिन अगर उसमें शीपो भी जोड़ दो तो टिक पाना मुश्किल हो जाता है।
वो जल्दी क्यों आया उसकी वजह भी सामने आ गई। उसे खबर मिली थी कि कोई बहुत ही शक्तिशाली युवा शीपों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये मौका था इंसानों के सरफेस पर वापस लौटने का। कैंग हुआंग ने लिंजिलुओ से हाथ मिलाया और फिर मीटिंग में शामिल हो गया। मेरे आने से चर्चा में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब जब 2 3S क्लास ज़ॉम्बीज को संभालने वाला मिल गया है, हम सब टैमस्टार के लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इसके बाद कैंग हुआंग की अगली बात ने पूरा हॉल हिला दिया। सुना है एलिमेंटल कल्टीवेशन मेथड इंसानों को ज़ॉम्बी से लड़ने में मदद कर सकती है, इसलिए हमारी अलायंस सभी उपस्थित सिटी लॉर्ड्स के लिए एलिमेंटल कल्टीवेशन का पूरा खर्च उठाएगी। ये सुनकर लिनजिलुओ के दिल में तो जैसे 10,000 जंगली अल्पाकास दौड़ पड़े। इतने लोगों का खर्च, अब तो मैं अमीर होने वाला हूँ और अपने मिशन गोल से भी आगे निकल जाऊंगा। उन्होंने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, मैं गारंटी देता हूं कि यहां मौजूद हर व्यक्ति एलिमेंट शक्ति सीख लेगा। एल्डरली खुशी से लगभग पागल हो गए। मीटिंग का नतीजा उनकी उम्मीद से कई गुना आगे था। अब अगर ये युद्ध जीत लिया गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों तक तमर लोग पृथ्वी पर रह सकेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद कैंग हुआंग ने कहा कि वो अकेले में लिनजुलुओ से बात करना चाहता है और बोला, तुमसे पहली बार मिलकर मुझे सम्मान महसूस हुआ। लिनजुलुओ मुस्कुरा दिए, पहली बार? हम तो कल ही एल्डर ली की जगह मिल चुके हैं। कैंग हुआंग नाराज नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी नज़र, इससे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करने में उसे और भरोसा मिला। लेकिन वो लिनजुलुओ को अकेले इसलिए लाया था क्योंकि उसे एक मदद चाहिए थी। लिनजुलुओ ने पहले ही बोल दिया, क्या बात तुम्हारे शरीर में छुपी चोट की है जिसमें तुम्हारे पास 1 महीने से कम जिंदगी बची है? कैंग वॉन्ग दंग रह गया। इतनी छुपी समस्या, और किसी को मीटिंग में पता भी नहीं चला था। उसने लिनजुलुओ को इशारा किया, दीवारों के भी कान होते हैं, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। करीब 10 मिनट की बातचीत के बाद दोनों उस पुराने महल पहुंचे जहां पहले जियो एम्पायर रहा करता था और अब कैंग हुआंग ध्यान और साधना करता था। पूरे हॉल में एक भी कुर्सी नहीं थी। कैंग हुआंग खुद कुर्सी लेने वाला था कि लिनजिलुओ ने स्पेस से कुर्सी समन कर दी। कैंग हुआंग हैरान रह गया, क्या ये कुर्सी भी तुम्हारी एलिमेंटल कल्टीवेशन से बनाई है? लिनजिलुओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ वैसा ही समझ लो, ये स्पेशल एलिमेंट का इस्तेमाल है। और याद रखना, अगर कुछ समझ ना आए तो बस कह देना एलिमेंटल कल्टीवेशन, सब मान लेंगे। कैंग हुआंग खुद को रोक न सका। ये वाकई अद्भुत है। इन क्षमताओं के साथ मुझे यकीन है तुम शीपों को हरा सकते हो, लेकिन मेरी चोट, ये बात किसी को मत बताना। और वो सही था। कैंग हुआंग अभी पूरी अलायंस का सहारा था। लिनजिलुओ ने सिर हिलाया, ये बात उनके लिए भी फायदेमंद थी। लेकिन उन्होंने भी कहा, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। उनकी उंगलियों के आसपास पानी घूमने लगा। 2 दिन तक तमाम सिटी लॉर्ड्स बिल्कुल चुप ध्यान से देखते रहे, क्योंकि अगर वो भी ये शक्ति कंडेंस कर पाए तो उनकी ताकत बहुत बढ़ सकती थी। लिनजिलुओ ने एल्डर ली के साथ बाकी आधा इनाम भी तय कर लिया। एल्डर ली ने स्टोरेज खोला, जहां अलायंस की दशकों की जमा हुई दौलत, 50 से ज्यादा एनहांसर्स पोशंस और 2 SS ग्लास पोशंस रखे थे। लिनजिलुओ ने उन्हें बिना हिचकिचाहट एक साथ इस्तेमाल कर लिया। कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि लिनजिलुओ सचमुच शीपों को मार पाएंगे। उनकी उम्मीद बस इतनी थी, वो शीपों को रोक ले जब तक अलायंस ज़ॉम्बीज़ को समाप्त कर दे। एल्डर ली ने तिथि बताई, ज़ॉम्बीज़ 10 दिन में इकट्ठा होंगी, हम 7 दिन में फुल अटैक शुरू करेंगे। सारे सिटी लॉर्ड्स तुरंत तैयारी करो। लिनजिलुओ ने सोचा, 7 दिन काफ़ी है, और बोले, इन 7 दिनों में मैं बंद ध्यान में रहूंगा, कोई परेशान न करे। उन्होंने एक और शौक दिया, अपना पहले से छुपाया सीक्रेट टेक्निक उन्होंने पहले ही एक पत्र में सभी को भेज दिया था। एल्डरली दौड़ते हुए आए, अभी क्यों नहीं बताते, ये बंद ध्यान क्यों, और टांग सिटी की तैयारियां? लिनजिलुओ मुस्कुराए, एल्डर बस पत्र पढ़ लेना, मैं दाशा के जरिए सब संदेश भेज चुका हूँ। टांग सिटी हर पल युद्ध के लिए तैयार है। मेरी तैयारी का समय थोड़ा लेट हो गया। अपने कमरे में लौटने के बाद लिनजिलुओ ने 7 डे का बात शुरू किया। उसकी किसी भी एक एट्रीब्यूट ने अगर 250 से ज्यादा क्रॉस कर लिया तो वो SS क्लास पहुंच सकता था। उसने सारे स्ट्रेंथनिंग पोशंस पानी में डाल दिए और सारे स्किल्स अब्जॉर्ब करने के बाद वो 2 और स्किल्स सीख सकता था। लिनजिलुओ नहाते हुए और कल्टिवेट करते हुए एक साथ अंदर बाहर दोनों तरफ से मजबूत हो रहा था। फिर उसने एल्डर बाई और एल्डर फैन की दी हुई चाय का एक सिप लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे प्लैनेट के रिसोर्सेज दशकों तक सिर्फ एक इंसान पर खर्च किए जा रहे हों, फिर भी वो कम पड़ रहे थे।
लिंजी लुओ ने 2 और स्किल स्क्रोल निकाले, वेनम ट्रैप और वुडन शील्ड। दोनों स्किल्स उसने बहुत सोच समझकर चुने थे ताकि उसकी करंट स्किल्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने। वैंग भी स्ट्रेंथनिंग पोशंस अब्सॉर्ब कर रहा था। वो बार बार देख रहा था कि कहीं लिंजी लुओ ज्यादा अब्सॉर्ब करके बेहोश तो नहीं हो रहा। जैसे ही वो फेंट होता, वैंग उसे पानी से निकालकर जमीन पर फेंक देता और उसके होश में आते ही वो फिर से वापस पानी में चढ़ जाता। एक दिन बाद आखिरकार उसने एस क्लास ब्रेक थ्रू कर लिया और सच में ड्यूअल एसएस क्लास पावर हाउस बन गया। उसके ऑलराउंड कॉम्बैट टैलेंट की वजह से उसका शरीर बहुत फास्ट नई ताकत के मुताबिक ढल गया। उसने लंबे समय बाद क्योटो ऑर्डर की यूनिफॉर्म पहन ली। अब तक तो चिट्ठी उन तक पहुंच गई होगी। मेरी पहचान और मेरी स्ट्रेंथ अब काफी है, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अब उन्हें असली दांत दिखाने का टाइम आ गया है। वर्ल्ड्स नंबर 1। अब शो ऑफ भाई छुपने वाला नहीं। आरामदायक 7 डे बाथ के बाद वो वर्ल्ड क्लास स्ट्रॉन्गमैन बन चुका था। बाथटब से बाहर निकलने के बाद वो गोस्ट के साथ सिटी लॉर्ड की मीटिंग रूम में पहुंचा। उसकी आइडेंटिटी ली या से बदलकर टियांगिंग सिटी की सिटी लॉर्ड में बदल दी गई थी। लिन ने बताया कि उसके नहाने के इन दिनों में एल्डर्स उसके रियल नेम को अपडेट कर चुके थे, वरना बाद में जब वो उस बड़ी पॉली स्टैचू को मारता तो हिस्ट्री के हीरो का नाम उल्टा पुल्टा लियावो जैसा हो जाता। इस वक्त मीटिंग हॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कैंग हुआंग को छोड़कर बाकी सारी एल्डर्स मौजूद थे। उनके सामने एक तरह का सैंड टेबल मॉडल रखा था। लिंजी लुओ के नए अटायर को देखकर थोड़ी देर एल्डर्स हैरान रहे। फिर एल्डर ली ने सबसे पहले वो मैसेज एक्सप्लेन किया जो फ्रंटलाइन स्काउट्स अपनी जान देकर लेकर आए थे। कॉप्सेस और अर्थ डीमंस ने हुइंग मो विलेज वाले सरफेस पर बड़ी तादाद में डेरा डाल दिया था और इस ज़ॉम्बी आर्मी के सामने 2 एसएस लेवल ज़ॉम्बी स्पिरिट्स भी थे। वे टाओ और जिंगू से आए थे। साफ दिख रहा था कि वे पीछे वाली सेना के साथ मर्ज होने की तैयारी कर रहे हैं। सैंड टेबल देखकर समझ आ रहा था कि वे सबसे पहले जहां अटैक करेंगे वो है स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमंस का शहर टियांगिंग सिटी। इस समय एल्डर ली ने बताया कि वो और एल्डर बाई आगे जाकर उन 2 एसएस लेवल ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वे मर्ज न कर पाएं, वरना पीछे वाले कॉप्सेस और अर्थ डीमंस के साथ मिलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। 2-3 एस लेवल्स के लिए ये सीधी मौत है। मिस्टर कैंग हुआंग खुद एक्शन में आएंगे और उनका अनुमान है कि ज़ॉम्बीज 5 आवर्स से भी कम में मर्ज हो जाएंगे, यानी लिंजी लुओ को तुरंत निकलने की तैयारी करनी होगी। लिंजी लुओ ने कहा कि 7 डे बाथ के बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंग हुआंग ने भी कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं और वो इंसानियत की जीत अपनी आंखों से जरूर देखेगा। दोनों रेडिएशन सूट्स पहनकर सरफेस की ओर निकल पड़े। योजना के अनुसार दोनों अलग अलग दिशा में अटैक करेंगे। 4 घंटे बाद हुआमू विलेज के एंट्रेंस पर मिलेंगे। इस तरीके से टारगेट एक्सपोजर कम होगा और दुश्मन की बैटल फॉर्मेशन भी कंफ्यूज होगी। ये कैंग हुआंग का आखिरी युद्ध था, लेकिन लिन जिलुओ के लिए ये सिर्फ उसके लेजेंड की शुरुआत थी। मैप देखकर वो एक पहाड़ी पार कर हुआंगमू विलेज पहुंचे। तभी सिस्टम मैसेज आया, प्लेयर याजी अप्रोचिंग बैटलफील्ड, एलियन सर्वेंट्स आर क्रूशल टू ह्यूमन विक्ट्री, मिशन एक्टिवेटेड, kill 3 S level zombies, reward 1 random golden finger, 1 gold grade equipment। विलेज अब खाली नहीं था, ज़ॉम्बीज हर दिशा में भटक रहे थे। लिन जिलुओ ने बस एक उंगली उठाई, हल्का सा इशारा किया और फिर एक स्नैप किया। सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़े और भूखे जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े। एक ज़ॉम्बी ने कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर वार करना चाहा। ये पहले बार था जब लिन जिलुओ इन ज़ॉम्बीज को ध्यान से देख रहा था। उसने पहले कैप्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया, पीछे से वार करने आ रहे कर्ली हेड ज़ॉम्बी को डॉज किया और सामने आए बॉल्ड ज़ॉम्बी की गर्दन मोड़कर तोड़ दी। उसकी चालें तेज, साइलेंट और खतरनाक थीं। एक एक करके मत आओ, सब एक साथ भी आ जाओ तो भी मुझे काटने के लिए काफ़ी नहीं हो। लिन जिलुओ ने उस गंजे ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया। तेज सड़ी हुई बदबू उठी, इतनी कि आसपास के ज़ॉम्बीज ने अपनी नाक ढक ली। लिन जिलुओ भौएं से कोड़कर बोले, तुम लोगों को समझ नहीं आता? ठीक है, अब मैं ही शुरू करता हूँ। गांव के अंदर शिपो एक ताज़ा लाश उठाए हुए उसे बाकी लाशों के ढेर पर फेंक दिया। वो बड़बड़ाया, ये अब 28वीं है, लगता है इंसान सच में घबरा रहे हैं। उसने पास खड़े अर्थ डीमन की तरफ देखा। अगर वो घबरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डर रहे हैं।
उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि हमें उनके अंडरग्राउंड बेस का पता चल गया है। लापरवाह मत बनो, मैं सैकड़ों सालों से उनसे लड़ रहा हूँ। अर्थ डीमन आधा मेल और आधा फीमेल है और बहुत अजीब तरह से मुस्कुराता है। उसे ज़ॉम्बीज़ पसंद नहीं है, उसे रेडिएशन अफेक्टेड क्रीचर्स का रस चूसना पसंद है, उसे मीट खाना बहुत पसंद है। एक क्रंच की आवाज़ के साथ उसने एक आम नोच ली और उसे काट लिया। अर्थ डीमन ने उसे फेंक दिया। इन्हांसर की मसल्स बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती, सिर्फ एस लेवल इन्हांसर्स की मसल्स डिलिशियस होती हैं और उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी प्लम्प होते हैं। अर्थ डीमन की ये बात सुनकर शेपो को हाथ में पकड़ा ब्रेन मैरो तुरंत बेस्वाद लगने लगा। तो फिर चलो तानयांग सिटी पर कब्जा करने तक इंतजार करते हैं। अंदर एसजी और एसएस लेवल एनहांसर्स की भरमार है, फिर हम उन्हें बड़ी तादाद में पाल सकते हैं अपने कंटिन्यूस यूज के लिए। अर्थ डीमन भी खुशी खुशी हंस पड़ा। सिर्फ सोचकर ही कितना एक्साइटिंग लग रहा है, खासकर कांग हुआंग, वो बूढ़ा आदमी। एसएसएस लेवल का मीट कितना डिलिशियस होगा। तभी जोरदार धमाका हुआ। दूर से ज़ॉम्बीज़ की दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी। दोनों को समझ आ गया कि ये इंसानों का स्नीक अटैक था। गांव के बाहर जहां उसने सर्वेंट्स तैनात कर रखे थे, जिनमें एस लेवल वाले भी शामिल थे, इतनी ताकत रखने वाले और हमला करने की हिम्मत करने वाले, उनके हिसाब से सिर्फ इंसान कांग हुआंग ही हो सकता था। ये सोचकर अर्थ डीमन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी इतना डिलिशियस फूड एंजॉय करने को मिलेगा। शेपो मुड़ा और चेस करने के लिए दौड़ पड़ा। चलो पक्का कर ले कि वो जिंदा वापस ना आए। अर्थ डीमन मुस्कुराया। ये सच में बहुत इम्पल्सिव है। फिर उसने पैरों से जमीन को धक्का दिया और भी तेज स्पीड से बाहर निकल गया। वो रेडिएशन क्रीचर्स के साथ भाई जैसे हैं, क्योंकि एक को ब्रेन मैरो पीना पसंद है और दूसरे को एल्बोज को तड़ना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने मिनियंस इकट्ठा करने और इंसानों को कैप्टिव रखने की तैयारी भी कर रहे थे। जैसे ही वो फाइनल अटैक शुरू करने वाले थे, एक ह्यूमन स्ट्रॉन्ग मैन ने उनका एस चुरा लिया। लेकिन शेपो की नज़र में ये बस इंसानों की तरफ से फाइनल अटैक से पहले उनकी हाई एंड कॉम्बैट पावर को वीकन करने की कोशिश थी। ऊपर से डैमेज देखकर अर्थ डीमन ने जल्द ही जज कर लिया कि ये काम सिर्फ प्राइम वाला कांग हुआंग ही कर सकता था। ये खबर उन्हें बेहद एक्साइटेड कर गई। ये ऐसा था जैसे सपने में कछुआ पकड़ लेना। कांग हुआंग को पकड़ने का शानदार मौका। डायमो और शेपो तुरंत उसका पीछा करने लगे। इस बैटलफील्ड की हालत देखकर साफ था कि कांग हुआंग ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और इसी एरिया में होगा। उसने पहले ही ज़ॉम्बी आर्मी इकट्ठा कर ली थी और उसे डर नहीं था कि कांग हुआंग बड़ी तादाद में लोगों को लेकर एम्बुश करेगा। जल्द ही वो एक और बैटलफील्ड में पहुंच गए, जहां लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी। अपने ज़ॉम्बी सबॉर्डिनेट्स को फिर से मरा हुआ देखकर शेपो खुद को रोक नहीं पाया और गरज उठा। डैम कांग हुआंग, मैं लगभग तुम्हें पकड़ ही लिया था। मुझे तुम्हारा ब्रेन जरूर चूसना है। डायमो इस इम्पल्सिव बेवकूफ को रोकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल शेपो सफेद घूमते हुए स्मोक के सर्कल में घिर गया। वो कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था कि खुद को बाहर खींच सके। डायमो ने लगातार कई एन्युलर स्लैशेस चलाईं। घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। शेपो ने उस जगह की तरफ देखा जहां वो हमला कर रहा था। बड़े भाई, तुम तो बहन के लिए मछली पकड़ रहे हो। जब तक तुम मुझे बाहर निकालोगे शायद मैं आधे घंटे भी जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों के पास नए इन्वेंशंस होंगे। ये एक्सप्लोरेशन हमारे लिए अनफेवरेबल साबित हुई। फिर शेपो की फियर्स पंच जमीन पर आ गिरी, लेकिन चाहे ये वीकलिंग्स कितना भी उठ खड़े हों, इसका कोई फायदा नहीं है। धुंध अचानक हट गई और शेपो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कैंग हुआंग के प्रति नफरत पहले से भी ज्यादा भड़क गई। उसी समय कुछ दूरी पर कैंग हुआंग ने अपनी विप घुमाई और आखिरी ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में काट दिया। तभी दाइमो और शेपो एक साथ नीचे उतरे। बहुत समय बाद मिल रहे हैं लॉर्ड कैंग हुआंग। दाइमो की ऑरा देखकर साफ था कि वो अब पूरी तरह रिकवर हो चुका था और एल्डर पंग अब शेपो जैसा दिख रहा था। अगर लिन जिलुओ शामिल न होते तो जीत का कोई मौका ही नहीं था। कैंग हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, एल्डर तैंग, तुम वो इंसान थे जो ज़ॉम्बी से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। तुम ज़ॉम्बी बनने कैसे पहुंच गए? शेपो ने खून पोंछते हुए हंसकर जवाब दिया, एल्डर तैंग कौन? अब याद रख, मैं शेपो हूं और वही तुझे मार के खाऊंगा। दोनों, शेपो और डायमो, धीरे धीरे कैंग हुआंग को घेरने लगे। बेकार की कोशिश मत करो, शेपो बोला। भले ही तुमने ज़ॉम्बी आर्मी पर हमला किया हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यहाँ शांति से सरेंडर करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी और साफ मौत दूंगा। कैंग हुआंग अब भी मुस्कुरा रहे थे। इससे शेपो बेकाबू हो गया और मुक्का फेंका, मर जा। कैंग हुआंग हवा में गायब हुए और दूसरी तरफ प्रकट हुए। मुझे मारना इतना आसान नहीं शेपो, पहले पकड़ो फिर मारने की बात करना। शेपो झटके से उसके पीछे दौड़ा। डायमो भी पीछा करता, लेकिन वो एक कदम पीछे था। हालांकि दोनों आश्वस्त थे कि इस इलाके में अभी-अभी लाखों ज़ॉम्बीज कार्पेट सर्च कर चुके थे।
उन्हें लगता था यहाँ ट्रैप नहीं हो सकता। छत पर चुपचाप बैठा एक व्यक्ति सब देख रहा था। लिन जिलवो, वही शर्त, जब तक सही समय न आए सामने नहीं आना। धुंध इतनी घनी थी कि इंसानों के लिए ढूंढना असंभव था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ लगातार अपनी सेंसिंग से शिपो को कैंग हुआंग की लोकेशन बता रहे थे। आखिर एक खुले मैदान में डायमो रुक गया। शिपो को पूरा भरोसा था जगह साफ है, क्योंकि उसकी 1 लाख ज़ॉम्बीज़ की भीड़ अभी यहीं से गुजरी थी। धुंध में कैंग हुआंग बेचैन दिखे। लिन अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? अगर उसने थोड़ी देर और रोका तो शिपो और डायमो उसे पकड़ लेंगे। उसने घड़ी देखी। 4 घंटे की मुलाकात में 59 सेकंड बाकी थे। उसने गहरी सांस ली। अगर वो नहीं आता तो ऐसे ही सही, आज मैं अपनी जान देकर भी तुम दोनों को रोकूंगा, ताकि इंसानों को काउंटर अटैक का समय मिल सके। कौन बोला मैं भाग रहा हूं? मैं यहां लड़ने आया हूं। दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उसे घेर चुके थे। कैंग हुआंग ने विप तक नहीं उठाई। डायमो और शिपो हंस पड़े। क्या सोच रहे थे? हम तुमसे 1 on 1 लड़ेंगे? हम बेवकूफ नहीं हैं, ये 2 के खिलाफ 1 है। हा 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 हा। डायमो ने झपटा मारा। आज तुम मरोगे बूढ़े। कैंग हुआंग ने दांत भींचकर मुकाबला स्वीकार किया और मन ही मन काउंटडाउन किया, 3, 2, 1। और उसी पर टियांगजिंग शहर में एल्डर ली के आदेश पर फुल स्केल अटैक शुरू हो गया। कई वारों के बाद यहाँ तक कि 3S लेवल कैंग हुआंग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। शिपो दिमाग खाना चाहता था, डायमो हाथ चबाना चाहता था। दोनों पागल हो चुके थे। कैंग हुआंग लगातार पीछे हटते हुए समय खरीद रहे थे। तभी अचानक शिपो का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके दिमाग में ज़ॉम्बी आर्मी से इमरजेंसी सिग्नल आने लगा। डायमो ने भी खतरा महसूस किया और तुरंत पीछे हट गया। क्या हुआ? ज़ॉम्बी सैनिकों की आवाज़ गूंजी। हमारी फ्रंट लाइन पर भारी हमला हुआ है। मानव सेना अंदर घुस चुकी है। बिना मेरी कमांड सब उलझ गए हैं। इस रुकावट का फायदा उठाकर कैंग हुआंग ने सांस संभाली। डायमो गुस्से से पागल हो गया। ये चालाक बूढ़ा भागना चाहता है, लेकिन कैंग हुआंग ने विप उठाकर रास्ता रोक दिया। भागूंगा? तुम्हें तो पकाने आया हूं। उसी समय पेड़ की शाखा पर एक छाया उभरी। लिन जिलवो। उसने मुस्कुराकर कहा, अब देखकर समझ आए कि ज़ॉम्बी आर्मी केओस